हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति नैन। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास में हम करेंगे सिम्योटिक्स। हमने कल स्टार्ट किया था, मींस लास्ट लेक्चर में हमने सिम्योटिक्स स्टार्ट किया था। आज उसमें कल हमने किए थे सी एस पर्स और आज हम करेंगे नेक्स्ट राइटर एजे ग्रिम्स। ठीक है, सी एस पर्स जहाँ से हमारे सिम्योटिक्स की ओरिजिन होता है, सिम्योटिक्स का ओरिजिन होता है। सिम्योटिक्स है क्या? स्टडी ऑफ साइन। इसके बारे में हमारे फर्डिनेंड डी शोसोर सी एस पर्स से पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने टर्म दी थी सिम्योलॉजी। जो टर्म है प्रॉपर सिम्योटिक्स, ये दिया था हमारे सी एस पर्स ने। ठीक है, और फिर हमने सी एस पर्स थे जो हमारे, इनकी कुछ जो इन्होंने कंसेप्ट डेवलप किए हैं सिम्योटिक्स में, मतलब स्टडी ऑफ साइन में जो इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए थे वो डिस्कस किए थे। एक ट्राइडिक स्ट्रक्चर ऑफ साइन था हमारा, उसमें क्या क्या थे हमारे, आइकन था, इंडेक्स था और सिंबल था। ठीक है, और इनकी आगे दोबारा से मॉडिफाई करके दो दो और टर्म दी थी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक हमने किया था, एक स्ट्रक्चर किया था हमने। ठीक है, ऐसे था, उसमें एक मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है, एक इंटरप्रेटेंट होता है और दूसरा रिप्रेजेंटमेंट होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको याद कर लेना। ये टर्म क्या है क्या नहीं आप लेक्चर में जाकर देख लेना। ये तो हुआ हमारा रिवीजन और आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा डेली 5 बजे मॉर्निंग में मेरा लेक्चर आ जाता है। ठीक है, 5 बजे और 6 बजे। 6 बजे मेरा लेक्चर होता है लिटरेरी नहीं, वन डे कंसेप्ट का 6 बजे मेरा लेक्चर होता है और 5 बजे मेरा होता है लिटरेरी थियरी या फिर ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मेरी 2 सीरीज चली हुई हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फिर लिटरेरी थियरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इनमें से जो भी लेक्चर आना होता है वो मैं मॉर्निंग में 5 बजे डाल देती हूँ और जो वन डे कंसेप्ट आता है वो 6 o'clock पर आता है। जो भी बच्चा मतलब देखना चाहता है तो उस टाइम पर जाके अपना देख सकते हैं। मैंने ये टाइम इसलिए चूज़ किया है ताकि बच्चे उस टाइम पे जो अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं वो अच्छे से इस टाइम का यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो मैं यही इन्फॉर्मेशन मैं अपने हर लेक्चर में देना भूल जाती हूँ, लेक्चर के बाद मुझे याद आता था। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल से मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैं उसका लिंक दे दूँगी और आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो और आपकी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं वहाँ पे मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे ही मेरे लेक्चर्स आते हैं उसको अपना देख लेना। तो हाँ, फिर एक थोड़ा सा मेरा मोटिव ये भी था भाई, मैं इतना आपके लिए कर रही हूँ, इतनी अर्ली मॉर्निंग में उठकर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपका भी कुछ इसके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है भाई, शेयर करें मेरे लेक्चर्स को ताकि और बच्चों तक पहुँचे। मैंने देखा है यूट्यूब पर या कहीं पर भी लिटरेरी थियरी को मतलब है ही नहीं मटेरियल लिटरेरी थियरी के बारे में, तो मुझे लगा भाई बच्चों की हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मैं इसलिए ये मटेरियल यूट्यूब पर डाल रही हूँ। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आएगा उतना मैं अच्छे से मेहनत करूँगी और मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी रहेगा। लेकिन अगर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तो फिर थोड़ा सा मैं डिमोरलाइज हो जाती हूँ। लेकिन मैं होंगी नहीं, है ना, मैं होंगी नहीं, मैं कोशिश करती रहूँगी। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को और जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो इसका फ़ायदा उठा सके उनके साथ, है ना, ऐसे ही थोड़ी ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, आज बहुत हो चुका है ना प्रमोशन वगैरह। तो देखते हैं एजे ग्रेव्स। ठीक है, इससे पहले हमने सी एस पर्स कर लिए थे। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं लैंग्वेज इज एन असेंबलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सिग्निफिकेशंस। लैंग्वेज को ये क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर का असेंबली मतलब कुछ स्ट्रक्चर हैं उनको मैनेज किया हुआ, उनको एक सिस्टम से लगाया हुआ है। मतलब लैंग्वेज इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सिग्निफिकेशंस, आप ऐसे समझ सकते हो। इंपॉर्टेंट जो ये सेंटेंस है, जो ये कोट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे है ये, जो मैं दोबारा से आपको बताती हूँ क्योंकि मैंने जैसे ही स्ट्रक्चरलिज्म स्टार्ट किया था सबसे पहले यही बात की थी। जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं हमारे हर चीज़ को स्ट्रक्चर मानते हैं, चाहे मेरा वो लिटरेचर है, ठीक है, चाहे मेरी पोइट्री है, चाहे मेरा ड्रामा है, चाहे कोई जो संसार में चाहे कुछ भी दिख रहा है उसको ये स्ट्रक्चर मान रहे हैं। ठीक है, या फिर एक मैंने रूम का एग्जांपल लेकर बताया था भाई, वो भी एक स्ट्रक्चर ही है। और जब उसमें चीज़ें लग जाती हैं प्रॉपर वे में तभी वो जाकर रूम बनता है। जैसे ईंट है, पत्थर है, कोई विंडो है, उसकी दरवाज़ा है, ये चीज़ें अलग अलग मीनिंग नहीं देती। जब ये प्रॉपर अपने वे में सेट हो जाती है ना, तब वो जाकर कमरा बनता है, मतलब मीनिंग निकल कर आता है। क्या मीनिंग निकला? रूम, कमरा, है ना। तो ये
अभी लिटरेचर की बात करते हैं, इन्होंने लिटरेचर में भी हर चीज़ में यही बोला है, लिटरेचर में भी यही बोला था, ये स्ट्रक्चर से बनती है। लिटरेचर क्या है, एक रिटन मटेरियल है, ठीक है, उसमें पोइट्री भी होती है, उसमें ड्रामा भी होता है, उसमें नॉवेल्स भी होते हैं, उसमें शॉर्ट स्टोरीज भी होती हैं, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, और ये इनसे मिलकर बना है, और ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इनमें कुछ रिलेशनशिप होती है आपस में, जिनकी वजह से लिटरेचर का मीनिंग निकल कर आता है। भाई लिटरेचर, एक सोसाइटी का अलग लिटरेचर होता है, दूसरी सोसाइटी का अलग लिटरेचर होता है, मतलब सोसाइटी मीन्स एक कंट्री भी लगा सकते हो आप, एक स्टेट भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, सबका अपना अपना लिटरेचर होता है। और वो ये चीज़ें जो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं लिटरेचर का, वो है हमारी पोइट्री, ड्रामा, नोवेल और ये, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने पोइट्री को बोला था, ठीक है, इन्होंने पोइट्री को बोला था। अब छोटे से छोटी चीज़ पर जा रहे हैं, पोइट्री को भी यही बोला। यहाँ पे बहुत सी जैसे पोइट्री में क्या क्या होता है, राइम होती हैं, साउंड होती है, मीटर्स होते हैं, या फिर उसकी छोटी छोटी जो लाइंस होती हैं वो मिलकर मीनिंग देती हैं, उस पोइट्री का मीनिंग देती हैं। अगर वो स्ट्रक्चर ना हो, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप ना हो, तो मीनिंग नहीं आता है ना, तो मीनिंग नहीं निकल कर आएगा, ये बोल रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये मीनिंग देता है। अब ये जो हमारे एजे ग्रेम्स हैं ये बोल रहे हैं लैंग्वेज को। अब हर चीज़ को बोल रहे हैं ना, तो मतलब एक बात को बार बार रिपीट करने का मतलब क्या है, एक बात को बार बार रिपीट करने का मतलब ये है, अब ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट ने, जो इनका एक नोशन था, एक अजम्पशन थी, जो मैंने सबसे पहले बताई थी और जो अभी भी बताई हैं, इस अजम्पशन पे ये सभी जो राइटर्स आएंगे हमारे, जो भी ये हमारे साइंटिस्ट हैं, या जो भी हमारे स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, जो भी सिम्योटिक्स राइटर्स हैं, ये सभी इन अजम्पशन को फॉलो करके इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये जो हमारे मेथड्स हैं, ये ऐसा प्रूव होता है, क्या ऐसा होता है जो मैंने बताया अभी, एक टाइप से इसको रूल लगा लो आप, ठीक है। अब जो हमारे CS पर्स ने कुछ और बोला, ठीक है, अब ये एजे ग्रिम्स हैं, ठीक है। CS पर्स भी तो वही बात कर रहे थे, साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड की, है ना, बस टर्म अलग अलग यूज कर रहे थे, है ना। टर्म यूज अलग अलग करने का क्या मतलब था, वो भी इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी या तो वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ये बता रहे थे हाँ भाई ऐसे ही काम होता है, बस वो साइन की जगह कुछ और टर्म यूज कर लेते हैं, सिग्निफायर की जगह कुछ और टर्म यूज कर लेते हैं। साइन की जगह उन्होंने यूज किया था, एक था हमारा उनका था ऑब्जेक्ट था, एक तो एक रिप्रेजेंटमैन था और एक इंटरप्रेटेंट था, ठीक है। रिप्रेजेंटमैन को उन्होंने बोला ये सभी चीजें मिलकर साइन बनाती हैं, ठीक है। जो रिप्रेजेंटमैन है वो एक साइन है, जो ऑब्जेक्ट क्या है, सिग्निफायर है, और इंटरप्रेटेंट क्या है, सिग्निफाइड है, ठीक है, ऐसे बोला था उन्होंने। और एक थोड़ा सा ओवर रिव्यू दे देती हूँ मैं दोबारा से, अगर कुछ कल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था, मैं थोड़ा सा दोबारा से बता देती हूँ। साइन क्या है, कोई भी चीज है, एक रोज है और एक सिग्निफाइड है और एक सिग्निफायर है। एक मिनट, सिग्निफायर बीच में आएगा, थोड़ा सिस्टम से चलते हैं। साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, ये है। एक रोज है, ठीक है, मैंने बोला रोज, ROSE, ये रोज है, और यहाँ पे फिर रोज आ गया, और यहाँ पे पिक्चर किसी रोज की है। एक मिनट, यहाँ पे पिक्चर लगा देती हूँ मैं, मुझे रोज बस ये सब एक, अगर मैं इसको रेज करूँगी तो सारा रेज हो जाएगा। मैं रेजर देखती हूँ, हाँ हो गया, देखती हूँ अगर हो जाता है तो भाई। यहाँ पे आप पिक्चर सोच लो, बस इतना ही रेज हो पाएगा, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लग जाएगा यहाँ पे, है ना। हाँ, यहाँ पे मैंने रोज़ की पिक्चर बना दी, ऐसे ऐसे एक रोज है, इसमें ये ऐसे डंडी लगी हुई है नीचे, और यहाँ पे भी रोज है, सिग्निफाइड में भी ये रोज है। तो ये क्या बोल रहे थे, ROSE, जो ये वर्ड्स हैं ना, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सभी कैसे बना है, जो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ना, वो तो क्या है हमारा, सिग्निफायर है। और जो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जो ये चीज़ें मिलकर, ये R के साथ O मिला है, O के साथ S और S के साथ E, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप हुई है, तो इन्होंने क्या किया है, मीनिंग दिया है, मिलकर मीनिंग दिया है। और वो क्या हुआ, जब मीनिंग देता है सिग्निफाइड, ठीक है। और ये दोनों चीजें मिलकर, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, ये दोनों चीजें मिलकर हमें ये साइन देते हैं रोज का,
ये एक साइन है। अगर मैं बात करूं सिग्निफायर की, जैसे ही मैं ये रोज़ देखती हूँ, मैंने कोई पिक्चर देखी रोज़ की, अब पिक्चर के थ्रू समझते हैं, यहाँ पे भी रोज़ है, तीनों जगह रोज़ है। ये जो साइन है रोज़ का, जो साइन है क्या है, ये एक साइन है इधर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इसको कैसे देखेंगे भैया, हम क्या देख रहे हैं इसको, एक रेड रेड कलर की इसमें वो है, पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं, ग्रीन कलर की इसमें डंडी लगी हुई है, ये रोज़ है। ठीक है, इससे हम ये समझ रहे हैं क्योंकि इसमें ये ऑर्डर्स में है। लेकिन इस रोज को देखने के बाद हमारे दिमाग में क्या उभर कर आता है, हमें क्या मतलब निकालते हैं इस रोज का, हम क्या मतलब निकालेंगे, अच्छा जो सुंदर होता है, जो रेड कलर का होता है, अच्छा ये कोमल होता है, कुछ जो आइडिया हम निकालते हैं इसके बारे में। और ये सिग्निफाइड सबका अलग अलग हो सकता है ना। मैंने वाइट कलर का रोज देखा है, मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूंगी, अच्छा वाइट कलर का रोज, ये किसी ने रेड कलर का देखा है, किसी ने येलो कलर का देखा है। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे दिमाग में जो चीज उभर कर आई, जो मेरे दिमाग में जो आइडिया आया, इस सिग्निफायर को देखकर वो सिग्निफाइड है। क्लियर हो गया ना। जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड मिलकर साइन बनाते हैं। कोई साइन दिखता है, ठीक है, उस साइन को देखने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं और हम वो उसका मीनिंग निकालते हैं। तो ये था साइन। अब बात कर रहे थे हम ये, अब बात दोबारा से एजे ग्रेम्स पे आते हैं। ये स्ट्रक्चर को, ये इतनी पूरी बात जो मैंने बोली है, इसका क्या रोल है इसमें, ये बोल रहे हैं जो लैंग्वेज है, अभी मैंने एग्जांपल देकर बताया था पोइट्री का और लिटरेचर का। अब ये बात करते हैं लिटरेचर पर अप्लाई करने की नहीं, लैंग्वेज पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं वही चीज़ें। लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं भाई लैंग्वेज भी एक स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे बोलते हैं। लैंग्वेज इज एन असेंबलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिग्निफिकेशंस, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, इस टाइप से। ठीक है, और सिग्निफिकेशंस मतलब द प्रोसेस ऑफ सिग्निफाइंग, प्रोसेस ऑफ मीनिंग, जो मीनिंग प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसका असेंबलेज है, ऐसे बोल रहे हैं। मैं उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ जस्ट। ठीक है, और उसमें जो ये स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, हर चीज़ स्ट्रक्चर है, तो इन्होंने सोचा चलो मैं भी देखता हूँ क्या लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर है। हाँ, लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर है, इन्होंने भी बोला। तो इन्होंने क्या बोला, दोबारा से आते हैं हम अपने बात पे। ये बोल रहे हैं लैंग्वेज इज एन असेंबलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिग्निफिकेशंस, याद रखना इसको, which implies that language system cannot be given in advance but must be articulated as discourse। क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज सिस्टम कैन नॉट बी गिवन इन एडवांस, लैंग्वेज सिस्टम पहले नहीं आता, बल्कि इसको आर्टिकुलेट करना पड़ता है। कैसे, अभी जैसे मैंने रूम का एग्जांपल दिया, क्या एक रूम है, उसकी ईंटें हैं, पत्थर हैं, ये पड़ा है, सब कुछ अलग अलग है, मतलब वो रूम तैयार नहीं हुआ अभी तक। कहीं पे उसकी ईंटें रखी हुई हैं, कहीं पर उसकी जो ये डोर है वो रखा हुआ है अलग से, मतलब वो रूम में लगानी है, कहीं पे विंडो लगी हुई है, कहीं पे कुछ रखा है और एक खाली जगह है। ठीक है, क्या मैं उसको रूम बोलूँगी, नहीं, मैं उसको रूम नहीं बोलूँगी। तो जो रूम वर्ड आया है ना, वो एडवांस में नहीं दिया गया, पहले हमें नहीं बताया गया भाई ये रूम है, वो तो एक अलग अलग चीजें पड़ी हुई थी, उनका कोई मीनिंग, वो रूम था ही नहीं, वो तो अलग अलग स्ट्रक्चर था हर चीज का। जब ये चीजें इकट्ठी मिलकर तैयार हुई हैं तब रूम आया है। मतलब ये जो रूम है, जो ये वर्ड है, ये जो मीनिंग निकल कर आया है, तो क्या हुआ है, एक मिनट, जो ये रूम है, जो ये मीनिंग निकल कर आया है, ये आर्टिकुलेशन हुआ है, प्रोसेस ऑफ मीनिंग हुई है। ठीक है, तब प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग आए है, तब मीनिंग निकल कर आया है। मतलब एक प्रोसेस होती है, उसके बाद मीनिंग निकल कर आता है, मीनिंग कहीं भी पहले नहीं होता। सॉरी गाइस, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, है ना। तो हम कहाँ पे थे, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, तो हम कहाँ थे, तो ये बोल रहे थे ना भाई लैंग्वेज जो मीनिंग है वो एडवांस में नहीं देना चाहिए, मतलब आर्टिकुलेशन मीन, बस सिंपल बात समझो, जो ये लैंग्वेज सिस्टम कैन नॉट बी गिवन इन एडवांस, इट मस्ट बी आर्टिकुलेटेड। डिस्कर्स इज लैंग्वेज एज टेकन ऑन बाय द पर्सन और हु इज स्पीकिंग। क्या बोल रहे हैं ये, जो डिस्कोर्स है ना, डिस्कोर्स को इन्होंने
बोला था, एक सिस्टम भी बोला था शुरू में ही। अब ये डिस्कोर्स को हम यहाँ पे डिस्कोर्स से हम मीनिंग टेक्स्ट भी निकाल सकते हैं, कोई टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ डिस्कोर्स को हम लैंग्वेज मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टडी ऑफ साइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिस्कोर्स को एज ए स्पीच मानते हैं, किसी के बीच में बातचीत हो रही है, तो ये बोल रहे हैं डिस्कोर्स एक लैंग्वेज है दैट इज टेकन ऑन बाई ए पर्सन हु इज स्पीकिंग। मतलब कोई इंसान है, बातें करना चाहता है, और वो जो डिस्कोर्स को अपनी लैंग्वेज बना रहा है। कैसे? जैसे मैंने आपको कोई बात बोलनी है, ठीक है, मैंने आपको कोई बात बोलनी है, तो कोई स्टोरी डिस्कस करनी है, तो मैं डिस्कोर्स को यूज़ करूँगी, मतलब एक टेक्स्ट का यूज़ करूँगी, मतलब एक बुक का यूज़ करूँगी अपनी स्टोरी बताने के लिए, कोई वर्क लिखूँगी, कोई नोवेल लिखूँगी, तो वो क्या है, मेरे लिए लैंग्वेज का काम करेगा ना। मैंने आप तक अपनी स्टोरी पहुँचानी है, तो मैं कैसे पहुँचाऊँगी? मैं सीधा आपसे जाके बात नहीं कर सकती। मैं सोचूंगी मैं कोई बुक लिख देती हूँ, छोटा सा नोवेल लिख देती हूँ, और उसके थ्रू मैं अपनी बात तुम तक पहुँचा दूंगी। तो मैंने ये जो डिस्कोर्स है, जो मैंने ये बुक लिखी है, जो ये नोवेल लिखा है, वो मैंने एक लैंग्वेज के तौर पर यूज़ किया है ना आप तक पहुँचाने के लिए। मेरी वो लैंग्वेज बन गई आप तक जाने के लिए। मैंने जो अपनी बात आपको पहुँचाई है वो लैंग्वेज है मेरी, और किसके थ्रू पहुँचाई है? एक डिस्कोर्स के थ्रू, एक नोवेल के थ्रू, है ना, या फिर एक पोइम के थ्रू। तो ये क्या बोल रहे हैं? डिस्कोर्स इज ए लैंग्वेज टेकन ऑन बाय द पर्सन हु इज स्पीकिंग। और ये जो लैंग्वेज है वो एडवांस में, मतलब ये बोलना चाहते हैं जो मीनिंग है वो एडवांस में नहीं दिया जाता। मीनिंग किसी भी चीज़ का, ये बोल रहे हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी डिस्कोर्स का, किसी भी स्पीच का मीनिंग एडवांस में होता ही नहीं। जब हम उसको आर्टिकुलेट करते हैं, जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, तब जाकर मीनिंग निकल कर आता है। ये बोलने की बात कोशिश कर रहे हैं ये। इन ऑर्डर टू एनालाइज दिस डिस्कोर्स, ये जो जो डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं, जो ये लैंग्वेज बोल रहे हैं डिस्कोर्स को, ये डिस्कोर्स को आप लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है। ये इसको एनालाइज करने के लिए कुछ कंसेप्ट्स देते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वो कंसेप्ट्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है ये कुछ। एट एक्सिलरी लेवल्स वी हैव थ्री थिंग्स। जो सबसे छोटी एक्सिलरी, मतलब सबसे छोटे लेवल पर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं जो मीनिंग देने में हेल्प करती हैं हमारी। सीम्स, क्लासिम्स, एनाफोरा, ठीक है। सीम्स क्या होते हैं? ये यहाँ से सीधा क्वेश्चन उठता है नेट में, SEME, सीम। आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना इसकी, जो कुछ भी होगी, बस आप कंसेप्ट समझने पर फोकस करना। सीम क्या होता है? मतलब मीनिंग पे बात कर रहे हैं ना, ये कोई भी लैंग्वेज है या कोई भी स्पीच है। आप स्पीच सोच लो, कोई स्पीच है, हम बातचीत करना चाहते हैं, हमारे बीच में जो बात हो रही है उसका मीनिंग कैसे निकल कर आता है, उस पर काम कर रहे हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल छोटे लेवल पर जाते हैं, उस पर जाते हैं कि कोई भी हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसमें मीनिंग कैसे निकल कर आता है, सबसे छोटे लेवल पर जाते हैं। और जो मिनिमल मीनिंग यूनिट होती है उसको नाम देते हैं सीम। सीम्स क्या है इनकी? सीम क्या है? मिनिमल मीनिंग यूनिट, ठीक है। जैसे मैं कोई वर्ड लिख देती हूँ, वर्ड ही लिख देती हूँ, वर्ड, ठीक है। इसमें मिनिमल मीनिंग यूनिट कौन सी है? सबसे छोटी इकाई जो हमें मीनिंग दे रही है, क्या है? W है? नहीं है। O है? नहीं है। R है? नहीं है। वर्ड नहीं है। ये पूरा वर्ड, ये मिनिमल इकाई है हमारे मीनिंग की। और कैसे है? जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, ठीक है। अब इसमें मिनिमल मीनिंग यूनिट कौन सी है? ही इज़ अ बॉय। आ भी एक मिनिमल यूनिट है, ठीक है, और बॉय भी, ठीक है। तो ये जो सबसे छोटी इकाई को क्या नाम दिया है उन्होंने? सीम, ठीक है। तो सीम क्या है? एक मिनिमल मीनिंग यूनिट। क्लासिम क्या है? कंटेक्सुअल सीम्स, किसी कंटेक्स्ट की जो मिनिमल यूनिट होती है, ठीक है। क्लास से समझ गए, किसी क्लास की, किसी कंटेक्स्ट की सबसे छोटी इकाई जो मीनिंग देती है। एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा जो अगर प्रॉपर मीनिंग देखें तो किसी फ्रेज की, किसी वर्ड का या फिर किसी साउंड का बार बार रिपीट होना,
मैं एक बात बोल रही हूँ, कोई भी बात, ये एग्जाम्पल देखिए, वी कैन नॉट डेडिकेट, वी कैन नॉट कंसंट्रेट, कंसिक्रेट, वी कैन नॉट हलो दिस ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, वी कैन नॉट, वी कैन नॉट, वी कैन, ये तो किसी सेंटेंस की ये मतलब स्टार्टिंग में ही रिपीट हो जाती है, कोई वर्ड हो, कोई साउंड हो, या फिर कोई फ्रेज, वो रिपीट होती है। जैसे हम पोइट्री पढ़ते हैं ना, तब रिपीट होती है ना चीज़ें। जब चीज़ें कोई भी जो फ्रेज है रिपीट हो रही है, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही है, किसी भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में है, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, तो वो एनफ हो रहा है। अगर वो लास्ट में आती है ना रिपीटेशन, कई बार लास्ट में भी होता है रिपीटेशन, सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, हर सेंटेंस के बाद बार बार वो चीज़ें रिपीट हो रही है। सॉन्ग्स में भी होता है ना, एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ आता है और वो चीज़ें आती है, जैसे आरती में भी होता है, हम आरती करते हैं, अगर लास्ट में आएंगे तो उसके लिए कुछ टर्म दूसरी होती है, वो फिगर एनाफोरा का यही पार्ट है कुछ, वो बाद में डिस्कस करेंगे कभी। एनाफोरा क्या होता है, जब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है, वो एनाफोरा है। तो एनाफोरा को क्या बोल रहे हैं, लिंक बिटवीन अटरेंस एंड पैराग्राफ। अभी आप इसको समझ चुके होंगे। सीम क्या है, मिनिमल मीनिंग यूनिट। क्लास सीम क्या है, कंटेक्सुअल सीम, मतलब कंटेक्सुअल मिनिमल यूनिट, मीनिंग यूनिट जो मीनिंग देती है, कोई भी यूनिट जो सबसे छोटे लेवल पर होती है। एनाफोरा क्या है, लिंक बिटवीन अटरेंस एंड पैराग्राफ। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल सिम्योटिक्स। सिम्योटिक्स तो हम देख ही चुके हैं, सिम्योटिक्स होता क्या है, ठीक है, ये स्टडी ऑफ साइन है। और ये जो हमारे सिम्योटिक्स हैं किस पर फोकस कर रहे थे, प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग, ठीक है, ये इसकी बात कर रहे थे। जो प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग है उसके बारे में आगे बात करते हैं। जो ग्रिम्स हैं, ग्रिम्स अंडरटेक्स एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग इन ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। जब हम एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जाकर जो प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग की बात करते हैं, मीनिंग एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, आप कंटेक्स्ट का मीनिंग आई थिंक समझ चुके होंगे। इतने अगर आपने पीछे वाले लेक्चर भी देखे हैं ना, तो ये कंटेक्स्ट वर्ड है क्या उसको अच्छे से समझ चुके होंगे, और ये सेंटेंस भी आप समझ जाओगे। बार बार रिपीट करने से सिर्फ हमारी जो वीडियो है वो लेंदी हो जाती है। तो क्या है, जो प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग इन ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, ठीक है, यहाँ वो क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चरल सिम्योटिक्स। ये दोनों वर्ड को अलग अलग तोड़कर भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, तो क्लियर। अब बात करते हैं एक्टेंट, एक वर्ड आता है इनका, एक्टेंट इंपॉर्टेंट है। एक इनकी वर्क आता है, शायद मैं वो लिखना भूल गई, उसमें ये वर्ड देते हैं स्ट्रक्चरल सिम्योटिक्स। इनका एक वर्क है स्ट्रक्चरल सिम्योटिक्स, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां ये टर्म देते हैं, ठीक है। मैं इसमें नोट डाउन करना भूल गई, स्ट्रक्चरल सिम्योटिक्स, ए वर्क रिटन बाय एजे ग्रिम्स, है ना। तो ये है, तो उसमें ये एक्टेंट नाम की टर्म आती है। ये है क्या, इट इज मीनिंग इज नाइदर इंटेंशनल और हार्मोनेटिक्स, मीनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेशंस। अभी पहले भी यही बात कर चुके हैं, मीनिंग इंटेंसली नहीं दिया जाता, मीनिंग तो एक प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेशंस है। किसी बातचीत का मीनिंग जब निकलता है तो वो इंटेंशनल नहीं होता। अगर जैसे बोलते हैं ना, मैंने तो उनको ये बात बोली थी, उन्होंने पता नहीं कैसे मेरी बात का मीनिंग अलग निकाल लिया, मतलब नेगेटिव में मेरी बात ले गई, मैंने तो पॉजिटिव में बोली थी। तो क्या हुआ, ये प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेशंस है, ठीक है, मतलब कुछ प्रोसेस हुई है उनके बीच में, जो बातचीत हुई है, जो प्रोसेस हुई है, तब जाके वो मीनिंग उन्होंने निकाला है, और उन्होंने अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लिया है। तो मीनिंग पहले नहीं था, मीनिंग तो मतलब कुछ और था बात का। तो बोलते हैं मीनिंग होता ही नहीं, पहले जो वो प्रोसेस होती है मीनिंग प्रोडक्शन की, तब जाकर मीनिंग निकल कर आता है, ठीक है। मीनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेशंस, तो ये बोलते हैं, और हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर भी सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं एक्टेंट। एक्टेंट क्या है, डिस्कर्स एंड डिस्कर्सिव एक्शन प्रोड्यूस एक्टेंट। जो डिस्कोर्स है, जो स्पीच है, और जो डिस्कर्सिव एक्शन है, जो प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेशंस है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग है, जो प्रोसेस करते हैं हम अपने डिस्कर्स में, अपनी बातचीत में जो हमारी प्रोसेस होती है ना, जैसे अभी क्या है, ये प्रोसेस ही तो चल रहा है, आपके और मेरे बीच में प्रोसेस तो चल रहा है ना। मेरे पास कोई स्पीच है, मेरे पास कोई बात है आपको बताने के लिए, और अब ये प्रोसेस चल रही है अपनी बात बताने की। तो क्या है ये, डिस्कोर्स और डिस्कोर्सिव एक्शन प्रोड्यूस एक्टेंट, ठीक है। एक्टेंट की यही डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देयर इज नाइदर अ सब्जेक्ट बिहाइंड डिस्कोर्स
सब्जेक्ट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द वेरी एक्ट ऑफ डिस्कोर्सिंग। वही बात होगी, दोबारा से वही बात बोल रहे हैं। वहाँ पे क्या बोले थे भाई, कोई भी मीनिंग नहीं होता एडवांस में, ठीक है, कोई लैंग्वेज एडवांस में नहीं होती, मतलब मीनिंग नहीं होता। बात यही बार बार यही बोल रहे हैं भाई, एक लैंग्वेज है उसमें मीनिंग पहले नहीं होता, ठीक है, जो प्रोसेस होती है मीनिंग प्रोडक्शन की तब मीनिंग निकल कर आता है। अभी बात बोल रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता एडवांस में, सब्जेक्ट जो वो एक्ट ऑफ डिस्कोर्सिंग होता है, जब वो प्रोसेस होती है तब जाकर वो सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोबारा से उसी बात पर जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ हर लेक्चर में। भाई एक स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं और वो डिफरेंट यूनिट आपस में इंट्रैक्शन करती हैं एक दूसरे के साथ। यही ऐसे तो बता रही थी कोई क्या मतलब क्या बोल रही थी मैं, कोई एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डिफरेंट यूनिट है इसकी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है, इनके बीच में इंट्रैक्शन है, इन यूनिट्स के बीच में इंट्रैक्शन है और ये मीनिंग देती है। जब ये इंट्रैक्शन होता है ना इनके बीच में, वो भी तो एक्ट ऑफ डिस्कोर्स है, वो भी तो मीनिंग प्रोडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो क्या है, प्रोसेस ऑफ मीनिंग प्रोडक्शन है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, बार बार चीज़ें रिपीट करना ठीक नहीं रहता। तो ये भी यही बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं लैंग्वेज एडवांस में नहीं होती, कभी बोलते हैं मीनिंग एडवांस में नहीं होता, और सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट भी एडवांस में नहीं होता। ये तो हमारे प्रोसेस ऑफ मीनिंग, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग उसका पार्ट है, प्रोसेस का रिजल्ट है हमारा जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी तो वही है। अगर किसी पोइम में कोई थीम है तो थीम क्या है, मतलब हम क्या समझे इससे, क्या मीनिंग निकाला मैंने इस पोइम का, या फिर इसका सब्जेक्ट क्या है, इस पोइम का सब्जेक्ट मतलब क्या निकल कर आया। तो वही जो कुछ भी निकलेगा ना वो प्रोसेस है, वो एक्ट ऑफ डिस्कोर्सिंग है, ये बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सिंटैक्टिक एक्टेंट, सिंटैक्टिक एक्टेंट क्या है, ये भी वही बात है भाई, ये बार बार वही बातें बोल रहे हैं भाई, जो एक्ट ऑफ स्पीकिंग है उस पर फोकस करना है। जैसे ये एक एग्जांपल देखो दो, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, बात सेम है, सेम सेंटेंस है बिल्कुल, बस थोड़ा सा मैंने इसको आइटैलिक कर दिया है, देखना ध्यान से। हु इज स्पीकिंग इसको अलग किया है और द पर्सन इसको अलग किया है, और यहाँ पे पूरा आइटैलिक कर दिया मैंने। तो इसमें बोला है सिंटैक्टिक एक्टेंट इज नॉट द पर्सन हु इज स्पीकिंग बट द पर्सन हु इज स्पीकिंग। सिंटैक्टिक एक्टेंट एक कोई पर्सन नहीं है, सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हम, तो उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो बात कर रहा है, ठीक है, मतलब डिस्कोर्स प्लस डिस्कोर्सिव एक्शन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मीनिंग प्रोडक्शन, याद रखना इस बात को, प्रोसेस ऑफ मीनिंग प्रोडक्शन। और कोई भी अगर ऐसी वो आ जाती है आपके सामने, कोई भी अगर सेंटेंस आ जाता है पेपर में ऐसे, उसका मीनिंग देख लेना आप, बात क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, तो वहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो अभी बात करते हैं हम मैनर ऑफ एक्टेंट एक्शन। अब बात करते हैं, वही बात करेंगे अभी भाई, लैंग्वेज में मीनिंग कैसे निकल कर आता है, ये अभी बात बताएंगे भाई। कुछ मोडालिटीज़ होती हैं, एस्पेक्चुअलिटी और आइसोटोप्स, ये 3 टर्म यूज़ की हैं, इनके थ्रू भी मीनिंग निकल कर आता है। कुछ यूनिट्स हैं, जैसे अभी इन्होंने एक्सिलरी लेवल पर बात की, अब ये बात करेंगे मोडालिटीज़ के बारे में, एस्पेक्चुअलिटी और आइसोटोप्स, जो हमारा मीनिंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, मीनिंग निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। और ये एक्टेंट कैसे मीनिंग देता है, और ये कैसे एक्टेंट बिहेव करता है हमारे डिस्कोर्स में या डिस्कर्सिव एक्शन में। मोडालिटीज़ को क्या बोल रहे हैं, ये मोडालिटीज़ को लाइक जैसे मैंने समझा है, तो मोडालिटीज़ कुछ हम मॉडल्स करते थे ना, ठीक है, हमने मॉडल्स किए थे लाइक शुड, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, इस टाइप से, ठीक है, कुछ कुछ वैसी बात कर रहा है ये। कुछ मोडालिटीज़ होती हैं, मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ कंडीशन होती हैं, ठीक है, जो कि इरेगुलर होती हैं, कुछ ऐसे बात करते हैं। एस्पेक्चुअलिटी यहाँ पे कुछ कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहा है। आइसोटोप्स, चलिए इसको अलग अलग देख लेते हैं, ठीक है, आज का लेक्चर लंबा होने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा। मोडालिटीज़ या मॉडलाइजेशन इज दैट विच करेक्टराइज द एनी सिचुएशन ऑफ एन एक्टेंट। ये सिचुएशन के बारे में बात करें कि एक्टेंट की सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है,
उसकी मोडालिटीज़ क्या है। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, द किंग वांटेड टू गो होम, वो किंग घर जाना चाहता है। एक मिनट, नीचे वाला, द किंग वांटेड टू गो होम, वो घर जाना चाहता है। ही वॉज एंग्री येस्टरडे, वो कल एंग्री था। ये अलग अलग सेंटेंस हैं, ठीक है। अब ये जो पहला सेंटेंस है ये सॉरी, मोडालिटीज ऑफ ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, उसको घर जाना पड़ा, हालांकि सेंटेंस में नहीं है ये चीज। ही वांटेड टू गो होम, वो घर जाना चाहता था, जो राजा है वो घर जाना चाहता था। लेकिन ये हमने निकाला है ना अपनी तरफ से मीनिंग, भाई इसमें कुछ ऑब्लिगेशन है ना। सिर्फ ये तो टेक्स्ट है एक, भाई वो घर जाना चाहता था, क्यों जाना चाहता था, किस लिए जाना चाहता था, क्या रीजन था, ये हमने डिसाइड किया है ना। जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हुई है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग, जो प्रोसेस हुई है मीनिंग प्रोडक्शन की, उसमें हमने निकाला है ना रीजन क्या हुआ होगा। तो ये क्या है बता रहे हैं, जो मोडालिटीज हैं जो एक्शन पर बेस्ड हैं, ये कुछ एक्शंस की बात करती हैं। और वो एक्शन लाइक इसमें क्या है, ओब्लिगेशन है, ही वॉज एंग्री, इसमें क्या है, कुछ कंडीशंस है, वो एंग्री था, वो उसकी कंडीशन है, वो कैसा था वो ठीक है, ऐसे बात करते हैं। तो मोडालिटीज किससे रिलेटेड है, एक्शन, दीज आर रिलेटेड टू एक्शन विच आर नेसेसरली डिसकंटिन्यूअस और मोमेंट्री। और ये जो मोडालिटीज क्या होती हैं, ये एक्शन से रिलेटेड है, ये एक्शन के बारे में बताती है, कंडीशन के बारे में बताती है, एक्टेंट की, ठीक है। बस आपको क्या याद रखना, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोडालिटीज रेफर्स टू द एक्शन और एनी सिचुएशन ऑफ एक्टेंट, कि एक्टेंट की सिचुएशन क्या है, और ये किसकी तरफ इशारा करती हैं, उन एक्शंस की जो एक्शन के बारे में बात कर रही है। एक्शन के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्शन जो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब जो कंटिन्यूअस नहीं है, और मोमेंट्री हैं, जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये 3 बातें याद रखनी है, डिसकंटिन्यूअस, मोमेंट्री और एक्शन। अब बात करेंगे हम एक्सपेक्चुअलिटी। इट टॉक्स अबाउट द कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ इमोशन। ये कंटिन्यूअस, उन्होंने डिसकंटिन्यूअस की बात की, ये कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ इमोशन जो लगातार रहती हैं, जो मूड टेम्परामेंट हमारा लगातार रहते हैं, उनको इन्होंने बोला एस्पेक्चुअलिटी। और ये किसके बारे में बताते हैं, डिसऑर्डर, इंस्टेबिलिटी, इम्प्रेसिव स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। एस्पेक्चुअलिटी मतलब इन्होंने बोला किसी भी जो स्पीच है, कोई भी डिस्कोर्स है, कोई भी बातचीत हो रही है, उसमें कुछ मोडालिटीज होती हैं, कुछ एस्पेक्चुअलिटी होती हैं, कुछ आइसोटोप्स होते हैं जिनके थ्रू मीनिंग प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो हमने बात कर ली हमारे 2 की। अब बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप क्या होते हैं, इसमें ये बात बोलते हैं भाई कुछ पैरेलल लेवल्स ऑफ मीनिंग, कुछ लेवल्स होते हैं मीनिंग के विद इन ए सिंगल अपारेंट होमोजीनियस डिस्कोर्स। एक होमोजीनियस डिस्कोर्स है, मतलब एक टेक्स्ट है, उसमें बहुत सारे मीनिंग है, पैरेलल है, ठीक है। एक बुक है, एक बुक के अंदर बहुत सारे मीनिंग होना, मीनिंग 1, मीनिंग 2, मीनिंग 3, मीनिंग 4, ठीक है। एक ही बुक के अंदर बहुत सारे पैरेलल मीनिंग होना, वो आइसोटोप्स हैं। और ये आइसोटोप इसके टाइप बताए इन्होंने आगे, ठीक है, उसको देखते हैं। आइसोटोप मे बी एक्टेरियल, इट मे बी डिस्कर्सिव, इट मे बी फिगरेटिव, इट मे बी थीमेटिक, ठीक है। एक्टेरियल कैसे, व्हेन द पैसेज डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट एक्शन आर दैट आर फाइनली सीन टू बी रिलेटेड टू द प्रोटैगोनिस्ट। आइसोटोप जो आइसोटोप एक्टेरियल होते हैं, वो क्या बता रहे हैं, वो डिफरेंट एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो लास्ट में जाकर एक प्रोटैगनिस्ट से मिल जाते हैं। और जो ये डिस्कर्सिव है, वो किसके बारे में बात करते हैं, इट रेफर्स टू द सेंटेंस दैट आर फाउंड टू रेफर टू द सेम सब्जेक्ट। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि कुछ सेंटेंस होते हैं और वो सेंटेंस लास्ट में जाकर एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जो आइसोटोप ऑफ फिगरेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, व्हेन सेम टेक्स्ट इज डिस्कवर्ड टू कंसील डिफरेंट एलिग्री, जब एक ही टेक्स्ट में डिफरेंट एलिग्रीज हों। एलिग्री को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। एक ही टेक्स्ट के अंदर अलग अलग एलिग्री हो, एलिग्री डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देते हैं ना। अब बात करते हैं, लास्ट में पढ़ना यहाँ पे, फिर ये अगर वो आइकन आ जाता है फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, लास्ट वाला पढ़ना। आइसोटोप में भी थीमेटिक, थीमेटिक क्या है,
ये इट रेफर्स टू द नॉलेज और स्टोरी और ट्रूथ, मतलब क्या बात निकल कर आई, कोई भी स्टोरी हम पढ़ते हैं, बियॉन्ड द प्रेजेंट नैरेटिव नॉलेज, जो जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी जो टेक्स्ट में जो बात बोली गई है, उस नॉलेज से आगे जाकर कुछ सोचना। ठीक है, मतलब एक स्टोरी है, स्टोरी में मतलब किसी के बारे में बताया गया है, कोई एक पॉइंट के बारे में बात की गई है, लेकिन उस पॉइंट से अलग भी कुछ बातें निकलना, ठीक है, उसके बारे में बात करें, क्योंकि ये तो बात कर ही रहा है ना, एक ही टेक्स्ट में बहुत सारे लेवल्स होते हैं मीनिंग के, तो वो लेवल कैसे कैसे होते हैं, वो एक्टेरियल भी हो सकते हैं, डिस्कर्सिव, फिगरेटिव और थीमेटिक। ठीक है, तो अभी आपके समझने की बात क्या है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कोई बातचीत होती है, कोई स्पीच होती है, उसमें कैसे मीनिंग प्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो मीनिंग प्रोडक्शन उसमें क्या क्या फैक्टर काम करते हैं। इन्होंने बोला एक्सिलरी लेवल पर सीम होते हैं, क्लास सीम और एनाफोरा। सीम क्या है, जो मिनिमल मीनिंग यूनिट है, जो सबसे छोटी यूनिट है जो मीनिंग देती है, उसको सीम्स बोला है, और फिर क्लास सीम और आइसोटोप को एक्सप्लेन किया। फिर बात बोलते हैं ये हमारे डिस्कोर्स में कुछ ऐसे एलिमेंट है लाइक एस्पेक्चुअलिटी, मोडालिटीज और आइसोटोप्स, जो हमारा मीनिंग प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से समझ चुके होंगे, बस आपको ऐसे देखना है चीज़ों को, भाई ये सारी चीज़ें मिलकर मीनिंग प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लाइक मोडालिटीज़ हमें कंडीशन के बारे में बताते हैं, एक्टेंट की कंडीशन के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला, एक सेंटेंस, चलो मैं दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला वी शुड, आई नहीं, वी शुड लव आर कंट्री, या फिर वी मस्ट लव आर कंट्री। यहाँ पे मस्ट, यहाँ पे शुड, यहाँ पे ये मीनिंग निकालने की बात हो रही है ना, मीनिंग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इन सेंटेंस से समझो, ये बोल रहे हैं कि इस सेंटेंस में इन्होंने बोला मोडालिटीज, आइसोटोप और एस्पेक्चुअलिटी ये होती हैं। तो मैं मोडालिटीज बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मोडालिटीज क्या है, शुड से क्या पता चला, ओब्लिगेशन है ना, हमें करनी चाहिए देश की रक्षा। यहाँ पे मस्ट है, मस्ट से क्या होता है, हमें जरूर करनी होगी, अदरवाइज कुछ पुनिटिव एक्शन हो सकता है, कुछ पुनिशमेंट मिल सकती है ना। तो मीनिंग निकला ना इस चीज से, सिर्फ इसके चेंज होने से, इन मॉडल्स के चेंज होने से, ये बात करने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ एक्शंस होते हैं, जो मोडालिटीज होती हैं, मतलब इन्होंने टर्म डिफरेंट, थोड़ी टिपिकल टर्म यूज करके और थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, अदरवाइज बात सेम है भाई, वही है, थोड़ा सा मॉडल चेंज करने से मीनिंग अलग हो गया। इस जैसे इस सेंटेंस का वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, ये मतलब इस पहले वाले सेंटेंस में क्या है, आप पर डिपेंड है, वी शुड लव आवर कंट्री, आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए। या फिर वी शुड, थोड़ा सा सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, वी शुड हेल्प पुअर्स, वी शुड हेल्प पुअर्स, लास्ट है दूसरे इसमें करेंगे हम, वी मस्ट हेल्प पुअर्स। पहले वाले सेंटेंस में शुड वाले में क्या है, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इसमें क्या है, इसमें कैसी मॉडलिटीज है, इसमें ये है भाई आप पर डिपेंड करता है, आप गरीबों की सहायता करोगे या नहीं करोगे, ये आप पर डिपेंड है। लास्ट वाले सेंटेंस में क्या है, वी मस्ट हेल्प पुअर्स, हमें पक्का हेल्प करनी चाहिए, अदरवाइज कुछ पुनिटिव एक्शन हो सकता है, या फिर कुछ लाइक हर्ट हो सकता है, कुछ नेगेटिव निकल कर आ सकती हैं चीज़ें। ठीक है, वहाँ पे पहले पर्सन पर खुद डिपेंड है, लास्ट में ये उस पर थोप दी गई है चीज़ें, आपको ऐसा करना होगा, अदरवाइज आपको पुनिशमेंट मिलेगी, कुछ ऐसे। मतलब ये सिर्फ मीनिंग निकालने की बात है। तो मीनिंग ऐसे निकला ना, तो इन्होंने बोला किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्पीच में कुछ मोडालिटीज़ होती है, एस्पेक्चुअलिटी और आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है, पैरेलल लेवल ऑफ मीनिंग होते हैं। ठीक है, और उनको ऐसे ऐसे समझा जाता है। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है चीज़ों को। अगर आप सीधा बुक में जाते हो तो बहुत ही टफ है चीज़ें समझने में, तो मैंने मतलब कोशिश की है सिंप्लीफाई करने की चीज़ों को। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे, थोड़ा लंबा हो गया आज का लेक्चर, तो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर टुडे।